चलिए तो गुड इवनिंग, आप सभी का फिर से स्वागत है VSR अड्डा के एप्लीकेशन पे। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एप्लीकेशन पर फाउंडेशन साइंस का जो क्लास है वो कंटिन्यू डेली अपना चल रहा है। और साथ में आप सभी बच्चों के लिए एप्लीकेशन पर बेहतरीन ऑफर भी उपलब्ध है। तो आप सभी लोग जल्दी से, जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से VSR अड्डा सर्च करके, और वहां से एक्टिव हो जाएंगे। और फाउंडेशन बैच साइंस का जो कोर्स है उसको आसानी से खरीद लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग चुंबक के विशेष चर्चा पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग चुंबक का डिटेल क्लास करने जा रहे हैं। पिछला क्लास में सभी बच्चों को याद होगा कि चुंबक के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था, वहां हमने बताया था कि चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक ध्रुव के पास होता है। और साथ में मैंने यह भी बताया था कि जब चुंबक को सीधा लटका दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक तो उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। यह सभी बच्चों को स्पष्ट होगा। यहां तक जो बातें थी हमने देख लिया था। देखिए अब एक बात चले, एक तथ्य के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। यदि किसी चुंबक का, मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, और इसको आधा से तोड़ दिए, यही वाला आधा से तोड़ दिए, तो क्या इसमें केवल साउथ बचेगा कि नॉर्थ और साउथ दोनों होगा? क्या लगता है आप सभी को? तो सभी बच्चों को जानकर आश्चर्य होगा, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों चलेगा। ये ध्यान रखना है सभी को। हमेशा एक बात याद रखना है कि एकल आवेश तो हो सकता है, एकल आवेश हो सकता है, लेकिन एकल ध्रुव नहीं हो सकता है। एकल आवेश की जब बात होगी तो एकल आवेश तो हो सकता है, लेकिन एकल ध्रुव नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एकल आवेश हो सकता है, लेकिन एकल ध्रुव कभी भी संभव नहीं है। इस बात को दिमाग में, कंसेप्ट में सेट करके रखेंगे। चलिए आज हम लोग आगे का क्लास करते हैं। और आज का क्लास हम लोग का थोड़ा डिटेल होने वाला है। अब देखिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय अवयव। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव क्या सीखेंगे आज के क्लास में बच्चों? पृथ्वी के चुंबकीय अवयव। पिछले क्लास में मैंने समझाया था सभी बच्चों को कि पृथ्वी जो होती है वह चुंबक की तरह कार्य करता है। सही बच्चे समझ भी रहे होंगे कि पृथ्वी जो होती है वह किसकी तरह कार्य करती है बच्चों? चुंबक की तरह कार्य करती है। तो इस पृथ्वी के चुंबकीय अवयव की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी का चुंबकीय अवयव 3 है। चुंबकीय अवयव कितने हैं? 3 है। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव की जब बात चलती है तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें एक हमारा नमन कोण है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। दूसरा हम लोग का दिक्पात है, और तीसरा हम लोग का क्षैतिज क्षेत्र है। तो ध्यान देंगे बढ़िया से। पृथ्वी के 3 चुंबकीय अवयव हैं बच्चों। एक है हमारा नमन कोण, एक है हमारा दिक्पात, और एक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इस सभी बच्चों को क्लियर चाहिए। अब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नमन कोण के बारे में। डिटेल क्लास चलेगी नमन कोण के बारे में। नमन कोण से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को समझेंगे। नमन कोण का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं पृथ्वी है और बीच में ये रेखा जो गुजरा ये विषुवत रेखा है। यहाँ हम सभी बच्चे जानते हैं ध्रुव होता है और यहाँ ध्रुव होता है। अब सुनेंगे बढ़िया से। जब कोई चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं बच्चे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो पृथ्वी के साथ जो कोण बनेगा उसी को नमन कोण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण के बारे में जानेंगे। नमन कोण का मान अधिक, नमन कोण का मान अधिक यह कहाँ होता है, तो नमन कोण का मान अधिक ध्रुव पर होता है। और नमन कोण का मान सबसे कम या शून्य, नमन कोण का मान शून्य यह कहाँ होता है बच्चों, तो नमन कोण का मान शून्य जो है यह विषुवत रेखा पर होता है। यह बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एक बार फिर से सुनेंगे हम लोग। नमन कोण क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण जो है यह सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होता है, तो शून्य होता है विषुवत रेखा पर। यह सभी बच्चों का क्लियर चाहिए। नमन कोण के बाद अगर हम लोग चलें तो अगला हम लोग का टॉपिक है दिक्पात। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है दिक्पात। और दिक्पात को खूब बढ़िया से समझेंगे। जो कंसेप्ट को समझ जाइएगा रिजल्ट वही निकालिएगा। जब पृथ्वी को रखते हैं ऐसे, तो पृथ्वी के भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से एक रेखा जाता है। इसके भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से एक रेखा गुजरता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ध्यान देंगे बढ़िया से। इस रेखा का नाम क्या है बच्चों, भौगोलिक याम्योत्तर है। इस रेखा का नाम भौगोलिक याम्योत्तर है। यानी भौगोलिक याम्योत्तर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है। और जब चुंबक को लटकाते हैं तो मान लेते हैं चुंबक को ही लटकाए हैं, तो चुंबक का नॉर्थ और इसका साउथ, ये जो एक रेखा है इसको चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, एक काल्पनिक रेखा जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। अब देखिए भौगोलिक याम्योत्तर या चुंबकीय याम्योत्तर, जब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसी कोण को नाम दिक्पात देते हैं। इस कोण का नाम क्या है बच्चों, दिक्पात है। यानी दिक्पात क्या है, जल्दी बोलिए, दिक्पात क्या है, एकदम जल्दी बोलना है, बोलिए। तो बहुत बढ़िया। देखिए दिक्पात है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कहते हैं। एक टर्म और चल दें हम लोग, क्षैतिज क्षेत्र। और क्षैतिज क्षेत्र समझने के बाद हम लोग थोड़ा और डिटेल बात समझेंगे। तो यह देखिए क्षैतिज क्षेत्र चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से लिखते हैं और ई इस प्रकार से गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी जो है ना एक्स पर है ना वाई पर है, ये बीच से निकला है। तो जब ये कंपोनेंट निकलेगा तो एक बार ये पटकाएगा तो बी एच, और एक बार टंगाएगा तो ये बी भी होगा। यही जो नीचे पटका रहा है यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज रेखा पर मान निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज रेखा पर मान निकलेगा, उसी को क्षैतिज क्षेत्र कहेंगे। और क्षैतिज क्षेत्र को बी एच से सूचित करेंगे और पटक देंगे तो बी एच कॉस थीटा हो जाएगा, और टांग देंगे तो ये बी भी साइन थीटा हो जाएगा। इस लाइन को हमेशा याद रखना है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, 1 मिनट जल्दी से 10 सेकंड में इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चले इसमें। चलिए तो ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए
तो लिखते चलना है और नोट्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए 3 टर्म हम लोग को पढ़ना है। एक का नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और दूसरा का नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। कितने पदार्थ पढ़ने हैं? तो 3। एक लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इस सिस्टम को खूब बढ़िया से समझना है। कहता है कि वैसा पदार्थ जो चुंबक के लिए अल्प आकर्षित होता है, अल्प आकर्षित होता है, इसी को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरी बात, जो चुंबक के लिए, सुनेंगे बढ़िया से, जो चुंबक के लिए अल्प प्रतिकर्षित होता है, अल्प प्रतिकर्षित होता है, उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो चुंबक के लिए तीव्र आकर्षित होता है, तीव्र आकर्षित होता है, उसे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक का नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा का नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक के लिए अल्प आकर्षित है, बहुत कम खिंचा रहा है, वो प्रतिचुंबकीय है। जो अल्प प्रतिकर्षित है, हल्का खिंचा के धक्का दे रहा है, और जो तीव्र आकर्षित है, तेजी से खिंचा रहा है, लौह चुंबकीय। अब देखिए इन तीनों को याद करने में एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल इसका याद चाहिए। तो प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल एकदम ध्यान देंगे, इसी का एग्जाम्पल होगा सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इसका नहीं होगा, सोना, चांदी, ये सब जो है, यह एकदम ध्यान रखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग चले अनुचुंबकीय पदार्थ में, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, सोडियम, और साथ में एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसका उदाहरण हो जाएगा? तो एल्युमिनियम उदाहरण हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का। किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ का। क्वेश्चन पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन होंगे? दिमाग में सेट रखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम। प्रतिचुंबकीय का सोना, चांदी, और लौह चुंबकीय का याद रखना है, इसका होगा निकेल, कोबाल्ट, लोहा। ई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। ई किसका हो जाएगा? लौह चुंबकीय का। यह जल्दी बोलिए अनुचुंबकीय का, और यह बोलिए प्रतिचुंबकीय का। प्रतिचुंबकीय के उदाहरण सोना, चांदी, अनुचुंबकीय के उदाहरण ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, और लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण निकेल, कोबाल्ट और लोहा। एकदम दिमाग में सेट रखना है। चलिए अब हम लोग क्लास को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। धीरे धीरे एकदम चुंबक ठीक हो जाएगा। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म चल रहे हैं। यह टर्म क्या है? ध्यान देंगे, यह है चुंबक के लिए, चुंबक के लिए। चलिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है, चुंबक के लिए कूलम्ब का नियम। जिस प्रकार हम लोगों ने करंट में आवेश के लिए कूलम्ब का नियम पढ़ा था, उसी प्रकार चुंबक के लिए भी कूलम्ब का नियम है। दिमाग में सेट करेंगे सभी बच्चे कि चुंबक का जब समान ध्रुव रहता था तो यहाँ प्रतिकर्षण होता था, और जब असमान रहेगा, असमान, तो यहाँ आकर्षण होगा।
एक प्रतिकर्षण है और एक आकर्षण है। यानी चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। और यही देखो कूलम नियम दे दिए कि समान ध्रुव और असमान ध्रुव में जो प्रतिकर्षण और आकर्षण होगा उस चुंबक के ध्रुवीय तीव्रता m1 m2 के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एकदम सेम आवेश जैसा ही है, वहां केवल क्यू चलता था, यहाँ ध्रुवीय तीव्रता चलता है। अभी समझाते हैं, एक टर्म आप लोगों ने देखा, मैंने नाम लिया ध्रुवीय तीव्रता। ये ध्रुवीय तीव्रता क्या है? तो चुंबक का कुल लंबाई, चुंबक का कुल लंबाई और इससे यदि कोई धारा गुजार दिए तो चुंबक के लंबाई और धारा के गुणनफल को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। चुंबक की कुल लंबाई है, उससे धारा गुजार दिए तो चुंबक का लंबाई और धारा के गुणनफल को, चुंबक के लंबाई और धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। चुंबक के लंबाई और धारा के गुणनफल को क्या कहेंगे? एकदम तेजी में बताइए। चुंबक के लंबाई और धारा के गुणनफल को ध्रुवीय तीव्रता कहेंगे। इसको एम से लिखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर और धारा का एम्पियर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। ध्रुवीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। जब किसी चुंबक से धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के लंबाई और धारा के गुणनफल को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। और चुंबक के लिए कूलम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान दोनों ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको तोड़ दें तो F समानुपाती m1 और m2 एक साथ हो जाएगा। इधर तोड़ दें तो F समानुपाती 1/r² एक साथ होगा। यानी दूरी का मान, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वह घट जाएगा। और दोनों ध्रुवीय तीव्रता का मान दुगना कर दिया जाए तो बल का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये दिमाग में सभी बच्चों को सेट चाहिए। तो चुंबक के लिए कूलम का नियम सभी बच्चों का क्लियर होगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और साथ में देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए, दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम में पहले हम लोग समझें कि जो हम लोग का दायां हाथ है, कि पांचों अंगुली का नाम सबका क्लियर चाहिए। सभी लोग जाते हैं, इस सबसे छोटा को कनिष्क कहते हैं। इसके बगल में ये अनामिका है जो पूजा पाठ करने में काम आता है। ये बीच में चले तो बीच वाला को मध्यमा कहते हैं। इधर देखिए, अंगूठा का जो बगल का अंगुली है उसको तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। और ये देखिए हमारा अंगूठा है। तो सभी बच्चे क्लियर समझेंगे। इसको कनिष्क कहते हैं, ई वाला अनामिका हो गया, और ई बोलिए मध्यमा हो गया, और ई बोलिए तर्जनी हो गया, और ई बोलिए क्या हो गया? जल्दी बोलिए, अंगूठा। फ्लेमिंग अपने दाएं हाथ के नियम में दाएं हाथ की 3 अंगुलियों का प्रयोग करता है। एक अंगूठा का, दूसरा तर्जनी का और तीसरा मध्यमा का। देखो, 3 अंगुलियों का प्रयोग करता है। एक अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरा मध्यमा।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता क्या है जो सुनना। फ्लेमिंग कहते हैं कि आपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां को लंबवत फैला दो, ऐसे जैसे मैंने फैलाया है। दाएं हाथ के 3 नियम को लंबवत फैला दो कि जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाला बल, ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो ये मध्यमा है ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। फिर से सुनेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अनामिका को लंबवत फैलाते हैं, क्या करते हैं, लंबवत फैलाते हैं, तो जो ये अंगूठा है इस चालक पर लगने वाला बल, ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो ध्यान दिया जाए, अंगूठा क्या करता है, चालक पर, ध्यान देंगे, चालक पर लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। अब यही थ्योरी पर डायनमो कार्य करता है। तो ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, दाएं हाथ के नियम को डायनमो का नियम कहते हैं। डायनमो का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को डायनमो का नियम कहते हैं। यह एकदम क्लियर चाहिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को डायनमो का नियम कहते हैं। अब चलिए बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ में भी वही किया फ्लेमिंग। एक अपना अंगुली अंगूठा लिया, दूसरा तर्जनी लिया और तीसरा मध्यमा लिया। इसने फिर वही काम किया तो इसने अपने दाएं हाथ के नियम में किया। जैसे दायां हाथ में 3 को फैलाया ना जी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो बायां में भी सेम काम किया, 3 को फिर फैला दिया। ये मध्यमा, ये बोलिए तर्जनी, और ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, ये 3 को फिर फैलाया। और इसने कहा कि बायां हाथ वाला जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाला बल बताएगा, चालक पर लगने वाला बल। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। और मध्यमा जो है, यह मध्यमा जो हम लोग देख रहे हैं यह क्या बताएगा, जल्दी बोलिए। वही जो इधर बताया, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन ये बाएं हाथ से चलेगा, दायां के उल्टा, इसीलिए इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को मोटर का नियम कहते हैं। मोटर का नियम कहते हैं। देखो 2 ऑब्जेक्टिव है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को किसका नियम कहेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को किसका नियम कहेंगे। तो दिमाग में सेट रखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को डायनमो का नियम कहेंगे और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को मोटर का नियम कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत मोटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत मोटर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए जल्दी बताइए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दिमाग में सेट रखेंगे कि जो विद्युत मोटर है ये विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बोलिए, ई किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जल्दी से बताना है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर एकदम दिमाग में सेट करेंगे, विद्युत ऊर्जा को, ये उल्टा काम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसको एकदम दिमाग में सेट रखना है। और दूसरा बात हमने अभी समझाया कि विद्युत मोटर को अभी मैंने समझाया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को विद्युत मोटर का नियम कहते हैं। बहुत बढ़िया। 2 टर्म और छोटा छोटा है, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। एक टर्म है अति भारण और दूसरा टर्म है लघु पथन। अति भारण और लघु पथन कहता है कि जब तार के क्षमता से, किसी तार का क्षमता है उससे अधिक क्षमता का उपकरण, अधिक क्षमता का उपकरण उससे जोड़ दिया जाता है, तो यह तार गल के गिर जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है, धारा को अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है। इसी को हम लोग अति भारण, ओवरलोडिंग कहते हैं। नामे है ओवरलोडिंग। जब तार के क्षमता से अधिक क्षमता का उपकरण उससे जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? धारा का प्रवाह रुक जाएगा, तार गल के गिर जाएगा, और इसी को हम लोग अति भारण, ओवर लोडिंग कहते हैं। तार लेंगे रुपया मीटर और जोड़ देंगे उसमें हीटर, तो कितना दिन चलेगा? वो फ्लोये ना हो जाएगा। तो वही बात है, जब तार में कम क्षमता का है और उससे जो उपकरण जोड़ रहे हैं वो अधिक क्षमता का है, तो उसके कारण क्या होगा? तार काम करना बंद कर देगा और गल कर गिर जाएगा। लघु पथन देखिए, जब परिपथ में गर्म तार आपस में सट जाता है तो इसके कारण प्रतिरोध का मान कम जाता है, प्रतिरोध का मान कम जाता है, जिससे धारा का मान अधिक हो जाता है। और यही से इस जो शॉर्ट होता है इसी को लघु पथन कहते हैं। और देहात में भी लघु पथन को लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो लघु पथन क्या है? जब परिपथ में 2 तार आपस में सट जाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम जाएगा, जिससे धारा अधिक मात्रा में जाएगा। इसी क्रिया को लघु पथन या अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक समाप्त हो गया। अगला क्लास जो है हम लोग सेल पूरा पढ़ लेंगे और चुंबक से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी। तो कल का क्लास सेल है, विद्युत सेल। सभी लोग तैयार रहेंगे कल के क्लास के लिए। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।